वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मूडल पर आपका स्वागत है। मूडल एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके माध्यम से हम परंपरागत कक्षाओं की भांति ऑनलाइन मोड पर कक्षाएं संचालित कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अंतर्गत यह निर्देशित किया गया है कि आपके पाठ्यक्रम का 40% ऑनलाइन मोड पर संचालित किया जाए तथा जो बचा हुआ 60% है उसको ऑफलाइन मोड पर संचालित किया जाए। जब हम इन दोनों को यानी ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड को एक साथ उपयोग करते हैं तो इसे ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है। इसी दिशा में BA प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत आने वाले आपके पेपर शिक्षा के दार्शनिक आधार अर्थात फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन की प्रथम इकाई जो कि दर्शन की शाखाएं, शिक्षा एवं दर्शन के मध्य संबंध इत्यादि पर आधारित है, इसको मूडल के माध्यम से ब्लेंडेड मोड पर लाया गया है। सो आइए हम इस कोर्स की रूपरेखा पर एक नजर डालें ताकि आप भी अवगत हो जाएं कि इस कोर्स को पूर्ण करने के पश्चात आप किन बातों को सीख जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर यह आपके पेपर का नाम है फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन और जो आपका पहला यूनिट है, पहली इकाई है फिलॉसफी, नेचर एंड फंक्शंस। इसी को हमने मॉड्यूल 1 के तहत कवर किया है। इस कोर्स को पूरा करने के पश्चात आप फिलॉसफी यानी दर्शन के अवधारणा को भलीभांति समझ जाएंगे। आप दर्शन की विभिन्न शाखाओं के बारे में जान पाएंगे। साथ ही आप शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंध स्थापित कर पाएंगे और जान पाएंगे कि किस तरीके से वह एक दूसरे से संबद्ध है। आप यह भी विश्लेषण कर पाएंगे कि किस प्रकार से दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है और आप सूक्ष्म रूप से शिक्षा में दर्शन के महत्व का मूल्यांकन कर पाएंगे। ये मॉड्यूल मैंने आपके लिए डेवलप किया है। सो आप सभी वीडियोस को देखिए जो इस मॉड्यूल के अंदर डेवलप हुए हैं और शिक्षा एवं दर्शन के मध्य जो संबंध है, उसकी प्रकृति है और उसके कार्य है, उनको समझते जाएं। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग। वेलकम स्टूडेंट्स, कोर्स के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दर्शन की यानी फिलॉसफी की चर्चा करें। फिलॉसफी अंग्रेजी का शब्द है जो ग्रीक भाषा फाइलोस तथा सोफी से मिलकर बनता है। फाइलोस का ग्रीक भाषा में अर्थ प्रेम है तथा सोफी का अर्थ विजडम यानी ज्ञान अथवा बुद्धि है। प्लेटो ने अपनी परिभाषा में कहा, ही हु हैज टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज and who is curious to learn and is never satisfied may be justly termed as philosopher। अर्थात वो व्यक्ति जिसको ज्ञान के लिए अगाध प्रेम हो, जो सीखने के लिए तत्पर हो और कभी भी संतुष्ट ना हो, उस व्यक्ति को हम फिलोसोफर यानी दार्शनिक कह सकते हैं। अतः फिलॉसफी अर्थात दर्शन एक गहन चिंतन व मनन है जिसमें मनुष्य जीवन के रहस्यों को, सच्चाइयों को जानने के लिए उत्सुक होता है। इसमें मनुष्य ईश्वर, आत्मा, जीवन, मरण, स्वर्ग, नरक, आत्माएं, ब्रह्मांड, प्रकृति और जितनी भी घटना इस प्रकृति में घटती हैं उनकी सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक होता है। जर्मन दार्शनिक स्कोपेनहावर के शब्दों में कहा जाए तो जीवन के एक पड़ाव में हर एक व्यक्ति तत्वमीमांसी यानी फिलोसोफर होता है। आइए अब हम दर्शन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करें। दर्शन समय, परिस्थिति व अनुभव के आधार पर विकसित होता है। उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग मानव जीवन में दुखों के अवलोकन के बाद ही विकसित हुआ।
वहीं अगर हम पूर्व काल में चर्चा करें तो चरवाक का भौतिकवादी सिद्धांत उस समय के समय और परिस्थितियों के हिसाब से विकसित हुआ। महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरोध में अहिंसा के सिद्धांत प्रतिपादित किए। और अगर हम हिटलर की बात कहें, जो तानाशाही व अधिनायकवाद के लिए जाना जाता है, विश्व युद्ध के पश्चात तमाम ऐसे कारकों ने उसके इस दर्शन को जन्म दिया। दर्शन एवं विज्ञान में गहन संबंध है। दर्शन सत्य की खोज में किया गया एक चिंतन है, जबकि विज्ञान भी सत्य की खोज में किया गया एक चिंतन है, लेकिन विज्ञान प्रक्रियाबद्ध है। विज्ञान जीवन से संबंधित है, जबकि दर्शन अनुभवों से। दर्शन एवं विज्ञान से सत्य की सही तस्वीर आरेखित की जा सकती है। इस प्रकार दर्शन कुछ खास विशेषताओं के साथ शिक्षा का अभिन्न अंग है। इस वीडियो में हम दर्शन की शाखाओं के विषय में चर्चा करेंगे। दर्शन की प्रमुखतः 3 शाखाएं हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं: मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सायोलॉजी। मेटाफिजिक्स की 5 उपशाखाएं हैं: कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोजेनी, ऑन्टोलॉजी, टेलियोलॉजी और थियोलॉजी। जबकि एक्सायोलॉजी की 2 प्रमुख उपशाखाएं हैं: एथिक्स और एस्थेटिक्स। आइए विस्तार पूर्वक इन तीनों शाखाओं के विषय में चर्चा करें। मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और फिजिक्स। मेटा शब्द का अर्थ है बियॉन्ड, अर्थात उस पार, और फिजिक्स शब्द का अर्थ है नेचर यानी प्रकृति। तो जो कुछ हमें इस प्रकृति के उस पार दिखता है, इस प्रकृति के बाहर दिखता है, यानी जो ब्रह्मांड है, उसका अध्ययन मेटाफिजिक्स शाखा के भीतर किया जाता है। मेटाफिजिक्स की 5 उपशाखाएं हैं, जिसमें से पहली है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, कॉस्मोस और लोगोस। कॉस्मोस शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड और लोगोस शब्द का अर्थ है अध्ययन। जहां कहीं भी आप लोगोस शब्द को देखें तो लोगोस शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, वो है अध्ययन। अतः यह मेटाफिजिक्स की वह उपशाखा है जिसमें हम ब्रह्मांड के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं, ब्रह्मांड की प्रकृति और उसकी संरचना के विषय में अध्ययन करते हैं। समय और कालों में किस प्रकार से ब्रह्मांड का विकास हुआ, यह अध्ययन भी कॉस्मोलॉजी के अंदर किया जाता है। दूसरी जो उपशाखा है वो कॉस्मोजेनी अर्थात कॉस्मोगोनी। दोनों शब्द इसके लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें भी 2 यूनानी शब्द हैं, कॉस्मोस और जेनेसिस। कॉस्मोस शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड, जबकि जेनेसिस शब्द का अर्थ उत्पत्ति है। कॉस्मोजेनी मेटाफिजिक्स की वो उपशाखा है जिसमें हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में अध्ययन करते हैं। तीसरी जो उपशाखा है वो ऑन्टोलॉजी है। ऑन्टोलॉजी 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, ऑन्टो और लोगोस। ऑन्टो शब्द का अर्थ है बीइंग और दैट विच इज, यानी जिसका अस्तित्व है, और लोगो शब्द का अर्थ अध्ययन है। इस उपशाखा के भीतर हम ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी वस्तु के अस्तित्व का अध्ययन करते हैं और उनके गुण धर्म के अनुसार हम उनको किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, यह भी इसी शाखा के भीतर किया जाता है। अगली उपशाखा टेलियोलॉजी है। टेलियोलॉजी 2 यूनानी मूल शब्दों से मिलकर बना है, टेलोस तथा लोगोस। टेलोस शब्द का अर्थ अंत या उद्देश्य है, जबकि लोगोस शब्द का अर्थ अध्ययन है। इस उपशाखा के भीतर हम इस ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी वस्तु या प्राणी के उद्देश्य का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पर जिराफ की गर्दनें क्यों लंबी होती? अगर हम इस उद्देश्य का अध्ययन करें तो इससे संबंधित बहुत सारी परिकल्पनाएं उद्देश्य के रूप में हमारे सामने में आते हैं। और उद्देश्य यह हो सकता है कि जमीन पर जो घास है या जो खाने वाली चीजें हैं उसके लिए प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो, इसलिए जिराफ ने समय और कालों में अपनी गर्दन को लंबी कर जो ऊंचाई पे उगने वाले पौधे हैं, पेड़ और पत्तियां हैं, उनको खाना शुरू किया, जिस वजह से जिराफ की गर्दन लंबी हो गई।
ऐसे ही तमाम उद्देश्यों का अध्ययन टेलियोलॉजी के भीतर किया जाता है। मेटाफिजिक्स की अंतिम उपशाखा थियोलॉजी है। थियोलॉजी दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, थियोस तथा लोगोस। यूनानी में थियोस का अर्थ है ईश्वर यानी परमात्मा और लोगोस शब्द का अर्थ है अध्ययन। थियोलॉजी मेटाफिजिक्स की वह उपशाखा है जिसमें हम ईश्वर और ईश्वर से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ईश्वर कौन है, उसकी सच्चाई क्या है, क्या कहीं स्वर्ग है या कहीं नरक है, क्या मनुष्य के भीतर आत्मा होती है, मरने के पश्चात क्या होता है। यह सभी कुछ अध्ययन थियोलॉजी के भीतर किया जाता है। दर्शन की दूसरी शाखा एपिस्टेमोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी दो यूनानी मूल शब्दों से मिलकर बना है, एपिस्टेमे और लोगोस। एपिस्टेमे शब्द का अर्थ ज्ञान है तथा लोगोस शब्द का अर्थ अध्ययन है। अतः एपिस्टेमोलॉजी दर्शन की वह शाखा है जिसमें हम ज्ञान का अध्ययन करते हैं। ज्ञान यानी हम कुछ चीजों को जानते हैं। हम क्या जानते हैं, जो लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं, क्या वो जो जानते हैं वो प्रामाणिक है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, क्या उसको सही ठहराया जा सकता है, क्या उसकी कोई प्रामाणिकता है। इन सारे प्रश्नों का अध्ययन दर्शन की शाखा एपिस्टेमोलॉजी में किया जाता है। तीसरी शाखा एक्सायोलॉजी है। एक्सायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्साया तथा लोगोस। एक्साया शब्द का अर्थ वैल्यू, वर्थ यानी मूल्य है, जबकि लोगोस शब्द का अर्थ अध्ययन है। एक्सायोलॉजी वो शाखा है जिसमें हम मूल्यों की चर्चा करते हैं, मूल्यों का अध्ययन करते हैं। और एक्सायोलॉजी की दो उपशाखाएं हैं, एथिक्स और एस्थेटिक्स। हमारे मन में कई बार प्रश्न आते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या वो उचित है या अनुचित है। एथिक्स वह उपशाखा है जिसमें हम नैतिक दर्शन की बात करते हैं, क्या सही और क्या गलत व्यवहार है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या न्याय है और क्या धर्म है। इस प्रकार के मूल्यों की चर्चा एथिक्स के भीतर की जाती है। एस्थेटिक्स यूनानी मूल के एस्थेटिकोस शब्द से निकलकर बना है, जिसका अर्थ दृष्टिकोण है। प्रकृति में बहुत सारी चीजें सुंदर हैं। जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं और ऐसे शब्दों का जैसे बहुत सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। हमारा दृष्टिकोण वस्तुओं के लिए किस प्रकार का है, यह अध्ययन एस्थेटिक्स के भीतर किया जाता है। जब भी हम किसी कलाकृति को देखते हैं तो उसको देखने के बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं और हम कहते हैं कि यह कलाकृति बहुत सुंदर है, अच्छी है, घर में लगाने योग्य है। जब हम किसी कविता का पाठ करते हैं तो कविता का पाठ करने के बाद में भी हमारे मनों में भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके आधार पर हम उस कविता को बहुत अच्छा या खराब या सामान्य कहते हैं। जब हम किसी गीत संगीत को सुनते हैं उसका भी मूल्यांकन हम अपने कानों के द्वारा करते हैं और संगीत को सुनने के पश्चात हम उस पर अपनी टिप्पणी देते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। जब हम किसी खेल को देखते हैं या किसी फैशन या शो या मूवी को या किसी भी प्रकार की प्रकृति में मौजूद सौंदर्य को देखते हैं तो हमारे मन में भाव और विचार आते हैं जिसके आधार पर हम उसको सुंदर या खराब कहते हैं। और इन सब बातों का अध्ययन एक्सायोलॉजी की उपशाखा एस्थेटिक्स में किया जाता है। दर्शन की यही तीन प्रमुख उपशाखाएं हैं जिनका अध्ययन हमने इस वीडियो के भीतर किया। इस वीडियो में हम दर्शन एवं शिक्षा के मध्य संबंध का अध्ययन करेंगे। शिक्षा एवं दर्शन में गहन संबंध है। जे.एस. रॉस के शब्दों में philosophy and education are like the two sides of the same coin. The one is implied by the other. The former is the contemplative side of life, while the latter is the active side. अर्थात दर्शन एवं शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन प्रकृति से विचारशील, चिंतनशील है, जबकि शिक्षा प्रकृति से गतिशील है।
आइए इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से दर्शन शिक्षा से संबंधित है। दर्शन शिक्षा के गंतव्य को निर्धारित करता है। जैसा दर्शन होगा उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था भी होगी। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। वैदिक काल में जीवन दर्शन मुक्ति, मोक्ष, धर्म, कर्म कांड इत्यादि पर आधारित था, तो उस समय शिक्षा व्यवस्था में भी वह परिलक्षित होता था। शिक्षा मानव जीवन के आत्मिक विकास पर तथा व्यक्तित्व विकास पर केंद्रित थी। शिक्षा का उद्देश्य मात्र मानव जीवन के मोक्ष पर आधारित था। वर्तमान में अमेरिका जैसे उन्नत राष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रयोजनवाद का दर्शन प्रचलित है, तो उनकी शिक्षा व्यवस्था में भी प्रयोजनवाद की झलक दिखलाई पड़ती है। दर्शन शिक्षा के विभिन्न आयामों को भी निर्धारित करता है। विद्यालय वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, विद्यालय अनुशासन, प्रशासन इत्यादि वह पहलू हैं जिसे दर्शन के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। महान दार्शनिक महान शिक्षाविद भी रहे हैं। उदाहरण के तौर पर प्लेटो, सोक्रेट्स, लॉक, रूसो, फ्रोबेल, जॉन डीवी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, औरोबिंदो घोष इत्यादि ये वे महान दार्शनिक रहे हैं जिन्होंने अपने प्रभावशाली विचारों से समाज को तथा शिक्षा को प्रभावित किया है। शिक्षा दर्शन का गतिशील भाग है। विचारों की कोई सार्थकता नहीं है जब तक उन्हें वास्तव में क्रियान्वित न किया जाए। शिक्षा दर्शन को साकार रूप प्रदान करती है और दर्शन के सारे उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होती है। सो इस प्रकार शिक्षा और दर्शन के मध्य एक गहन संबंध है। मॉड्यूल के इस अंतिम वीडियो में आपका स्वागत है। आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करें कि दर्शन शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है। इम्पैक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। इन बिंदुओं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार दर्शन शिक्षा को प्रभावित करती है। दर्शन तथा शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य दर्शन से प्रभावित होते हैं। प्राचीन काल में जो राष्ट्र युद्ध से घिरे रहते थे या युद्ध में ज्यादा संलिप्त रहते थे, उन्होंने अपने छात्रों को युद्ध कौशल विद्या में प्रवीण किया। इस प्रकार उनकी शिक्षा के उद्देश्य छात्रों में युद्ध कौशल विकास करना था। भारत जैसा शांति प्रिय राष्ट्र मुक्ति, मोक्ष या अध्यात्म की खोज में रहा। इस प्रकार ऐसे राष्ट्रों का उद्देश्य छात्रों में व्यक्तित्व विकास व आध्यात्मिक विकास का रहा। अमेरिका का प्रयोजनवाद दर्शन उनकी शिक्षा को प्रायोगिक एवं उपयोगी बनाता है। आधुनिक समय जो विज्ञान और मनोविज्ञान का है, आज शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्य उत्पन्न करना और विकसित करना है। दर्शन तथा शिक्षण विधि। समय के अंतरालों में दर्शन में बदलाव आए और साथ ही साथ शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन होते चले गए। प्लेटो का आदर्शवाद प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि इत्यादि को प्रोन्नत करता है, जबकि प्रयोजनवाद जो प्रायोगिकता एवं उपयोगिता पर आधारित है, प्रोजेक्ट विधि को बढ़ावा देता है। प्रकृतिवाद जो छात्रों की स्वतंत्रता पर बल देता है, वे डाल्टन विधि, क्रियामूलक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, खेल विधि इत्यादि शिक्षण विधियों को बढ़ावा देता है। दर्शन एवं अनुशासन। शिक्षण संस्थानों में अनुशासन भी दर्शन द्वारा प्रभावित होता है। तानाशाही विचार वाले विद्यालय
दमनकारी अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। वहीं आदर्शवाद पर आधारित विद्यालय शिक्षक को अति सम्मान की नजर से देखते हुए उच्च स्थान प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि शिक्षक छात्रों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, जिससे कि शिक्षकों को देखकर छात्र अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सके। प्रकृतिवादी दर्शन छात्रों की स्वतंत्रता का आदर करता है और ऐसे दर्शन पर आधारित विद्यालय छात्रों की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल देते हैं, जिससे छात्र स्वयं की इच्छा के अनुसार अपने व्यवहार को अनुशासित कर सकें। दर्शन एवं शिक्षक। दर्शन शिक्षक को भी प्रभावित करता है और शिक्षक उसी दर्शन से अपने छात्रों को प्रभावित करता है। शिक्षक अपने विचारों से, अपने व्यवहार से और अपनी आदतों से छात्रों को प्रभावित करता है, जिससे छात्रों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अतः एक शिक्षक को राष्ट्रीय दायित्वों को समझते हुए नैतिक मूल्यों के साथ आदर्श शिक्षक बनना जरूरी है, जिससे छात्र एक प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सके और देश हित में कार्य कर सके। इस प्रकार से दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है। धन्यवाद।